हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम एमपी बोर्ड क्लास 12th की जो इंग्लिश है उसका लेसन 11 द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, इसकी समरी देखेंगे। जैसा कि लेसन का नेम है कि धरती के सच्चे उत्तराधिकारी, और इसके जो आथर हैं, राइटर हैं, उनका नाम है मोहम्मद बशीर। तो कहानी कुछ ऐसी है कि राइटर ने कहीं जंगल में ज़मीन ली है और उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर ये बेस्ड पूरी कहानी है। तो समझते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने 2 एकड़ की ज़मीन जंगल में या जंगल के आसपास उन्होंने ले ली, और उस 2 एकड़ के जो प्लाट है, ज़मीन है, उसमें एक नारियल के झाड़ भी मौजूद है और एक पुराना घर भी मौजूद है जिसको नया किया जाना है। तो लेखक को लगा कि 2 एकड़ की ज़मीन उनके पास है और इसमें नारियल भी हैं जिनको वो बेच सकते हैं, तो उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ही सिक्योर फ्यूचर है। मतलब उनको उनका भविष्य सुरक्षित लगता है, क्योंकि नारियल बेचकर वो अपना काम चला सकते हैं। उस समय नारियल की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर वो क्या देखते हैं, जंगल में जो अगर घर होता है तो उसकी अपनी एक परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है कि जंगल के जो जानवर हैं फिर उस घर के अंदर आने लगते हैं। आप उन्हें रोक नहीं सकते, वो किसी सरकारी डॉक्यूमेंट को नहीं मानते कि ये घर किसका है, ये ज़मीन किसकी है, 2 एकड़ ज़मीन किसकी। वो ऐसी बातों को जानवर तो बिल्कुल भी नहीं मानते, चाहे वो पक्षी हो या फिर जंगल के जो दूसरे जंगली जानवर है छोटे मोटे, वो इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते। ये सिर्फ मनुष्य में चलता है कि ये ज़मीन उसकी है। तो उनके घर में अब अनेक जानवर आने लगे हैं। उनके प्लाट में, 2 एकड़ के प्लाट में पक्षी आ रहे हैं, तितली आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा आवाज़ अब उनकी वहाँ पर होती है। यानी कि जो बर्ड्स हैं वो दिन भर चिरपिंग वहाँ पर करते हैं। मतलब कि बहुत सारी जब चिड़िया एक साथ आ जाती होंगी या और दूसरे पक्षी आ जाते होंगे तो एक कोलाहल का वातावरण उनके घर के आसपास मौजूद हमेशा रहता है। फिर उन्होंने देखा कौवे भी आ रहे हैं। अब कौवे की आवाज़ जो है बाकी पक्षियों से बहुत ही कर्कश आवाज़ है, तो वो भी मौजूद है। फिर देखा कि बाज भी आ गए हैं। बाज इसलिए आए हैं क्योंकि वो मुर्गी के बच्चों पर नज़र रख रहे हैं, उनका शिकार करेंगे। फिर लेखक देखते हैं कि जो बांस की झाड़ियां हैं उसमें नेवला भी मौजूद है, लोमड़ियां भी आ गई हैं क्योंकि वो भी मुर्गियों पर हमला करने के लिए आई है। इन सब के बारे में सोचते हुए कि इनका मेरे 2 एकड़ की जमीन पर क्या अधिकार है, लेखक ये सोच ही रहा था, और इतने में लेखक के सामने एक ऐसा प्राणी आ जाता है जिसके ना तो हाथ है, ना पैर हैं, ना ही उसके पंख हैं। और वो प्राणी क्या है? वो है कोबरा, जो बिल्कुल फन फैलाकर लेखक के सामने खड़ा है। और लेखक उसको देखकर सोचता है कि इसको तो कम से कम तुरंत ही मेरे इस प्लाट से चले जाना चाहिए। वो कहता है कि भाई तुम्हें तो यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कोबरा बहुत खतरनाक होता है। तो बाकी प्राणियों को तो लेखक सहन कर रहा था, लेकिन जैसे उसने सांप देखा उसकी हालत खराब हो गई कि ये तो कभी भी नुकसान कर सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। फिर आगे क्या होता है कि लेखक की पत्नी जो है वो कहती है कि कटहल पक गए हैं, और जो गिलहरियां हैं और कौवे हैं वो इनकी दावत उड़ा रहे हैं, और जो पक्षी हैं, चमगादड़ हैं, वो अमरूद और आम को खा रहे हैं। ऐसा किसने कहा है? लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा है। तो लेखक कहता है कि यही तो इसकी खूबसूरती है। अगर ईश्वर ने अनेक प्रकार के प्राणी बनाए हैं संसार में, तो उनके भरण पोषण के लिए फल, खाने लायक जड़ें, घास, अनाज, फूल, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सारी व्यवस्था भी ईश्वर ने करी है। क्योंकि इतने प्राणी हैं तो सभी के हिसाब से ईश्वर ने अनेक वनस्पतियों का निर्माण किया है। लेखक ने जब कोबरा सांप के बारे में टिप्पणी करी थी कि इसको तो यहाँ से चले ही जाना चाहिए, तो लेखक को भी विचार आया था कि ये जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? क्या पूरी पृथ्वी मनुष्य ने धीरे धीरे नहीं खरीद ली है? सभी की कहीं ना कहीं जमीन है, तो ये प्राणी आखिरकार जाएंगे कहाँ? ऐसा विचार लेखक को आता है। यानी कि लेखक समझता है कि इस धरती पर इन प्राणियों का भी अधिकार है, जो कि हमारे लेसन का नाम भी है, द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती के सच्चे उत्तराधिकारी। आगे देखो लेसन में फिर क्या हो रहा है। लेखक की पत्नी
कि मंशा जो है वो क्या है, पॉइजन लाने की मार्केट से, जो लेखक समझ चुका है। तो लेखक कहता है कि हे ईश्वर, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए मनुष्य को चूहों को मारना पड़ता है, क्योंकि चूहे जो हैं इनके फल फ्रूट खा रहे हैं। तो वो ये सोचता है कि क्या मनुष्य किसी प्राणी को मारे बगैर अपने आप को जीवित नहीं रह सकता? क्या हम कोई ऐसी वैज्ञानिक विधि का आविष्कार नहीं कर सकते? क्या हम ऐसा कोई नवाचार नहीं ला सकते कि हमें पृथ्वी के किसी भी प्राणी को मारना भी ना पड़े और मनुष्य आराम से रह सके? तो अगले दिन लेखक की पत्नी 2 घंटे की शॉपिंग के बाद पॉइजन लेकर आ गई है। वो तमाम प्रकार के जो जैसे कि केला हो गया, चावल हो गया, साबूदाना हो गया, इनमें मिलाकर के जगह जगह पर जहर रख दिया गया है चूहों को मारने के लिए नारियल के पेड़ के नीचे। तो 4 दिन में जहर के परिणाम आ चुके हैं। क्या परिणाम आए हैं कि 5 मुर्गियां भी मर गई है, 12 गिलहरियां मर गई है, 200 चूहे मरे। चूहों के लिए तो रखी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि चूहे ही मरे, और भी जानवर मर गए हैं, और एक बिल्ली भी मर गई है। अब 200 चूहे और बाकी जानवर जो मरे वो अब सड़ने लगे हैं घर में। पूरे घर में बदबू फैल चुकी है, बदबू को बोलते हैं स्टेंच। तो अब वो सड़न उनकी वजह से पूरे घर में बदबू फैल चुकी है। फिर भी नारियल के पेड़ से नारियल गिरना बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि पके हुए नारियल नीचे गिर रहे थे। उनको कोई चूहा या गिलहरी नहीं गिरा रहे थे, ना ही उन्हें कोई जो मुर्गी या फिर बिल्ली गिरा रही थी, वो तो अपने आप ही गिर रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ समय बाद लेखक की पत्नी फिर आके कहती है कि हमें लगता है कि उल्लू गिरा रहे हैं। उल्लू जो हैं वो असली कल्प्रिट हैं, असली अपराधी है इन नारियल के फल को गिराने के लिए। तो लेखक कहता है कि जो उल्लू होते हैं वो तो मांसाहारी होते हैं, वो क्यों नारियल खाने लगे? फिर पत्नी कहती है कि ये जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, ये गिरा रहे हैं नारियल को, ये है असली अपराधी और इनको मारना बहुत ही जरूरी है। तो लेखक की पत्नी लेखक से कहती है कि हमें एक गन खरीद लेना चाहिए। गन रहेगी तो हम आसानी से चमगादड़ों को शूट कर सकते हैं, लोमड़ी को मार सकते हैं, जंगली बिल्लियों को शूट कर सकते हैं। तो लेखक इस विचार से बहुत ही ज़्यादा चकरा गया और उसने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रुएल्टी है, ये बहुत निर्दयता है, और ये जो मतलब मनुष्य को बंदूक का आविष्कार करना ही नहीं चाहिए था। मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट, इट इज द चाइल्ड ऑफ सिन, द गन इज ए सिंबल ऑफ क्रुएल्टी। ऐसी बातें कहता है कि जो गन है वो तो निर्दयता का प्रतीक है, ये तो पाप का पुत्र है, मनुष्य को तो इसका आविष्कार करना ही नहीं चाहिए था, मैं गन नहीं खरीदूंगा, ऐसा लेखक कहता है अपनी पत्नी को। लेकिन फिर भी लेखक की पत्नी मानती नहीं। अपने भाई को बुला करके कुछ दिन बाद वो एक गन ले आती है, यानी कि भाई भी अब साथ में आ गया है, और दोनों प्लानिंग करते हैं कि चमगादड़ जब यहाँ से उड़ के जाते हैं तो बैठते कहाँ पर है सारे चमगादड़। चमगादड़ की संख्या कितनी है? यानी कि वो हर रोज 3000 नारियल को खराब कर रहे हैं, यानी कि लगभग वो 3000 के लगभग चमगादड़ हैं। तो वो दूर, उस जगह से दूर वो एक स्थान है जहां पर 2 बरगद के पेड़ है बड़े, जहां पास में मंदिर भी है पुराना। तो उन 2 बरगद के पेड़ पर जाकर के सारे चमगादड़ अपनी रात्रि बिताते हैं। तो वहां पूरे 3000 चमगादड़ को एक साथ 2 पेड़ों पर लटका हुआ देखा जा सकता है। तो लेखक की जो पत्नी है, उनका भाई कहता है कि मैं उन्हें 2-3 दिन में समाप्त कर दूंगा, एक दिन में तो वो नहीं मरेंगे, लेकिन 2-3 दिन में उन्हें गन से सभी को शूट आउट कर दूंगा। तो लेखक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप चमगादड़ की रक्षा करना। और लेखक की पत्नी और वो भाई दोनों जाते हैं, लेकिन बहुत ही भयानक रूप से डरकर वहां से वापस आते हैं। और लेखक की पत्नी लेखक को बताती है कि जब हम जैसे चमगादड़ों को मारने गए, आसपास के कुछ लोग आ गए और उनके हाथ में बहुत ही घातक हथियार थे। उन्होंने हमें धमकाया कि आप चमगादड़ को नहीं मार सकते, चमगादड़ हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं, आप इन्हें नहीं मार सकते। तो लेखक ने फिर डिसीजन लिया। लेखक मानता है कि जो चमगादड़ है वो कोई इनके पूर्वजों की आत्मा तो नहीं है,
लेकिन ईश्वर ने जो अनेक प्राणियों की रचना करी है उनमें चमगादड़ भी है और उन्हें भी जीवित रहने का अधिकार है। तो लेखक कहता है कि चाहे नारियल समाप्त हो जाने दो, लेट कोकोनट्स बी डिस्ट्रॉयड, डेट डजंट मैटर, कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नारियल समाप्त भी हो जाते हैं, पहले चमगादड़ को सेटिस्फाइड हो लेने दो, उसके बाद जो बचेगा उसको हम बांट लेंगे। तो लेखक अंत में यही मानता है कि जो वो ऑलमाइटी गॉड है, ईश्वर है, उन्होंने जो अनेक प्राणियों की रचना करी है इस धरती पर, तो उन्होंने उस समय ही स्पष्ट कर दिया था कि ऑल लिविंग बींग्स आर द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, कि धरती पर जितने भी जीवधारी हैं, चाहे मनुष्य हो कि दूसरे प्राणी हो, सभी धरती के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। यानी कि मनुष्य का भी अधिकार है और बाकी प्राणियों का भी धरती पर अधिकार है। तो ये आपका पूरा लेसन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप उसको निकाल लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।